अभी ठीक है। चलो, तो टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या? म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। मतलब आपके डीएनए सीक्वेंस में अगर कोई चेंज हो जाए तो एक्चुअली ये चेंज तो सडन होते हैं पर ये परमानेंट हो जाते हैं अगर डीएनए के साथ, तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देंगे। ये इम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं? बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। कभी कभी म्यूटेशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब म्यूटेशन हो भी तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर ना हो तो ये हो जाता है नो इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, या हम इसको बोले न्यूट्रल म्यूटेशन। बेनिफिशियल मतलब अडेप्टेशन के एडवांटेजेस हो जाए या जेनेटिक डाइवर्सिटी जनरेट हो तो ये इवोल्यूशन को प्रोसीड करते हैं और इस तरीके से म्यूटेशन बेनिफिशियल हो सकता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी स्पीशीज में अगर होती है तो वो प्रमोट करता है इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन को और इट मे बी बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज। हार्मफुल इम्पैक्ट में क्या हो सकता है? लाइक कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिसीजेज जो आपने सुनी होंगी जैसे कि सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। और ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस। म्यूटेशन में दो टर्म होते हैं, एक होता है म्यूटेंट और एक होता है म्यूटाजन। ठीक है, तो क्या म्यूटेंट क्या म्यूटाजेंस? म्यूटाजेंस तो वो फैक्टर हो गए जो म्यूटेशन कॉज करेंगे, और म्यूटेंट जिसमें म्यूटेशन हुआ वो म्यूटेंट। ओके, चलो म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले राइट ने बताया था। इसके बाद ह्यूगो डी वेरिस को एक्चुअली माना जाता है कि इन्होंने म्यूटेशन टर्म दिया था। ओके, इसके अलावा सिस्टमैटिक स्टडी की थी मॉर्गन ने, और एक्सरे का यूज करके ड्रोसोफिला में म्यूटेशन इंड्यूस करवाया था मुलर ने। ये क्वेश्चन कहीं आया है अभी कि एक्सरे का यूज करके म्यूटेशन को किसने स्टडी किया था, तो मुलर इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉर्गन ने क्या किया था? तो सिस्टमैटिक स्टडी की थी, इन्होंने भी ड्रोसोफिला पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, लेकिन एक्सरे का यूज करके इंडक्शन करवाया था मुलर ने, जिसके लिए इनको, हाँ, पहले म्यूटेशन करवाया फिर चेक किया कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। मुलर ने ऐसा किया, एक्सपेरिमेंटल, है ना। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, म्यूटेशन के फीचर्स तो एज नॉर्मल, जरूरत नहीं है। चलो म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन देख ले, तो बहुत सारे तरीके के म्यूटेशन होते हैं। इसके अलावा हमने एक टर्म पढ़ा था म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस मतलब कि वो फैक्टर जो म्यूटेशन कॉज करवा सकते हैं। तो क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं उसके? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो केमिकल एजेंट्स के एग्जांपल है, बहुत सारे अल्किलेटिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरकेलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो डीएनए के बीच में इंटरकेलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी डाइज होती हैं, इनकी वजह से भी म्यूटेशन होता है। फिजिकल एजेंट्स में बात करें तो स्पेशली रेडिएशन कॉज करता है म्यूटेशन। तो रेडिएशन में भी दो क्लासेस होती है, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग। क्या मतलब है इनका? एक्सरे, गामा रे और एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रेस, ये सब क्या है? रेडियो नहीं, एक्सरे और गामा दो ही रखो अभी तो एक्सरे और गामा के अलावा ये सब क्या करती हैं? आयोनाइज करती हैं। किसको? किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियोटाइड्स की, डीएनए की, है ना। तो उनमें आयनाइजेशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। नॉन आयोनाइजिंग मतलब आयोनाइज नहीं करती लेकिन म्यूटेशन कॉज कर सकती है, दैट इज यूवी रेडिएशन। बायोलॉजिकल एजेंट्स, वायरस, बैक्टीरिया हो गए, जीनोम में किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन अगर होता है किसी स्पीशीज का, तो वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, मतलब स्पॉन्टेनियस होने वाली कंडीशन। तो यूवी लाइट से होने वाला म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस है कि इंड्यूस्ड है? यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूवी लाइट से जो म्यूटेशन होता है बैक्टीरिया में वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। दूसरा होता है इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस मतलब हमने इंड्यूस करवाया, तो कोई भी फैक्टर यूज किया होगा, केमिकल फिजिकल फैक्टर डाल के मैंने कोई म्यूटेशन करवाया, तो उनको हमने बोल दिया म्यूटाजेंस। और म्यूटेशन से आप एक्सरे एक्सरे
से आप म्यूटेशन कॉज करवा सकते हो या यूवी रे से भी आप म्यूटेशन कॉज करवा सकते हो। तो मुझे बताओ, यूवी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन करवाता है कि इंड्यूस म्यूटेशन करवाता है? ठीक है। अगर नेचर, देखो यूवी आप दो चाहे ना दो, नेचर में तो प्रेजेंट है ना। तो जब नेचर से हो तो स्पॉन्टेनियस, जब हमने कंट्रोल्ड मैनर में कोई एक्सपेरिमेंट किया है और इंड्यूस करवाया तो वो इंड्यूस्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो उसमें एक्सरे गामा रेज भी हो सकती हैं और आपका यूवी रेज भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ओके। सोमेटिक म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स में होगा, है ना। तो सोमेटिक सेल में अगर म्यूटेशन हुआ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वो सेल परफॉर्म करेगी तो वो नेक्स्ट प्रोजेनी में भी ट्रांसफर होगा। ओके। जर्मिनल म्यूटेशन मतलब जर्म सेल्स में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में अगर हुआ तो वो नेक्स्ट जनरेशन को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। फॉरवर्ड म्यूटेशन मतलब एक नॉर्मल वाइल्ड टाइप कोई कैरेक्टर है, अगर उसमें म्यूटेशन हुआ तो कोई चेंज आ गया। जैसे मैं बोलूं कि किसी स्पीशीज में नॉर्मली ब्राउन आईज मिलती हैं, म्यूटेशन होने के बाद आईज का जो कलर हो गया वो हो गया ब्लू, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये ब्राउन है, कैसा है, वाइल्ड टाइप नेचर है। इसमें कोई चेंज आया तो ये क्या हो गया, म्यूटेंट। इन दोनों में से म्यूटेंट कौन हो गया, ब्लू आइज। ओके। अगर रिवर्स म्यूटेशन की बात करें तो ब्राउन आइज में कोई म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ब्लू आइज बनने लगी। अगर ब्लू आइज वाले जीन में मैं वापस म्यूटेशन कर दूं तो वापस ब्राउन आइज बन जाए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रिवर्स म्यूटेशन। ओके। इसके अलावा म्यूटेशन को दो तरीके से पढ़ा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर हम स्पेशली डीएनए की बात करें तो प्योर डीएनए स्ट्रक्चर में हो सकता है, और डीएनए स्ट्रक्चर में होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होंगे, या फिर आपके क्रोमोसोम में भी चेंज हो सकता है। म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, सीधा डीएनए में चेंज हो सकता है या फिर क्रोमोसोम में चेंज हो सकता है। क्रोमोसोम में कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, क्रोमोसोम डिलीट हो सकता है, क्रोमोसोम का कोई फ्रेगमेंट डुप्लीकेट हो सकता है, इन्वर्ट हो सकता है, एक से दूसरी जगह जा सकता है, ट्रांसलोकेट हो सकता है। ठीक है। तो म्यूटेशन इस हिसाब से दो तरीके के होते हैं। अगर कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ तो उसको पॉइंट म्यूटेशन, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ तो वो हो गया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, जिसका एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में एक न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, क्या हो रहा है, ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया। किस पोजीशन पर, किसकी, बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन, ग्लोबिन की बीटा चेन पर, मतलब मैं कलेक्टिवली बोलूं तो हीमोग्लोबिन पे। ओके। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है रेवेलिन की पोजीशन पर। ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल। क्या होता है सिकल सेल का कैरेक्टरिस्टिक, तो आपकी जो नॉर्मल आरबीसीज होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिसीजेस। इसको एनीमिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स बनाती हैं, और एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स जो बनते हैं उसकी वजह से रिजिड डीफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, इसकी वजह से जो आपका आरबीसी होता है वो क्रिसेंट या फिर सिकल शेप हो जाता है। और इस सिकल शेप होने की वजह से नॉर्मल आरबीसी जो कि राउंड शेप्ड है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखती है, तो वो होने लगती है रिजिड। तो रिजिड होने की वजह से इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो जितना ऑक्सीजन नॉर्मल आरबीसी ले जाती है उतना सिकल सेल नहीं ले जा पाती। तो इस डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन की वजह से एनीमिक कंडीशन होती है। क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है व्यक्ति। तो सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से आरबीसी का ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और पर्सन जो होता है वो एनीमिक होने लगता है। इसलिए डिसीज को बोल दिया अपन ने सिकल सेल एनीमिया डिसीज, या इसको नॉर्मली सिकल सेल डिसीज के नाम से भी पढ़ा जाता है ना। इसको इन शॉर्ट एससीडी के नाम से लिखा जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या डिफेक्ट होते हैं और इसका जो जीन है वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पर। अगर नॉर्मल जीन की बात करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऐसा लिखा जाता है। अगर वो सिकल शेप्ड हो जाए आरबीसी आपकी
तो इसको HbS के नाम से डिनोट करते हैं। यहाँ डायग्राम में शो किया है कि देखो नॉर्मल आरबीसी ऐसी होती है, सिकल शेप्ड होने के बाद हसियाकार या शिकल शेप्ड होने लगती है, जिससे उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट होती है एंड द पर्सन गोइंग टू बी एनीमिक। ओके, चलो तो आ जाए हम इसके टाइप्स पे। पॉइंट म्यूटेशन दो तरीके का होता है, एक होता है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, है ना, और इसके अलावा प्रोटीन बेस्ड सीक्वेंसेस में भी चेंजेस हो सकते हैं। दो चीजें होती है, देखो अगर कहीं पर डीएनए में चेंज हुआ, है ना, ये आपका डीएनए है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज की, तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज इनके बेस में चेंज करेगा, तो ये तो चेंज हो गया डीएनए बेसिस पे। अब अगर कोडिंग रीजन में कहीं पर म्यूटेशन हुआ है तो वो म्यूटेशन एमआरएनए के पास भी जाएगा और वही म्यूटेशन प्रोटीन तक कैरी आउट होगा। ओके, तो अगर डीएनए में म्यूटेशन होता है तो इसको लिखते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, बेस पेयर लेवल पे चेंजेस। अगर प्रोटीन लेवल पे कोई म्यूटेशन अकर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटीन बेस्ड म्यूटेशन। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं बेस में सब्स्टिट्यूशन या म्यूटेशन की मैं अगर बात करूं तो कैसे कैसे म्यूटेशन हो सकते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ सकता है। ओके तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो सकता है, कोई न्यूक्लियोटाइड डुप्लीकेट हो सकता है, इंसर्ट कर सकता है, इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला ट्रांजिशन हो सकता है, दूसरा ट्रांसवर्जन हो सकता है। देखो हमारे पास चार न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ डीएनए की ही। तो अगर एडेनिन, देखो क्या क्या हो सकता है, एडेनिन की जगह ग्वानिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह थायमिन, थायमिन की जगह एडेनिन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए एक रूल बना दिया अपन ने कि अगर प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आ जाए तो बोलते हैं ट्रांजिशन, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन ही आ जाए तो बोलेंगे ट्रांजिशन। अब इसको कर लो अपोजिट, प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन और पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाए तो उसको बोल देंगे ट्रांसवर्जन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है मैंने यहाँ पे, एडिनिन की जगह आ गया थायमिन, मतलब एडिनिन आना चाहिए था पर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया थायमिन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होगा या कौन सा पॉइंट म्यूटेशन होगा? ऑप्शंस, ट्रांजिशन, हाँ बस यही घूमते रहते हो तुम, ट्रांसवर्जन कितनी बार पढ़ लिया है? एडेनिन इज, थायमिन इज, थायमिडीन इज पिरिमिडीन ना, तो प्यूरिन अगर पिरिमिडिन में कन्वर्ट हो रहा है या प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ रहा है तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्जन। ओके, थ्योरी पे मत जाओ ज्यादा, जनरल याद रखो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। देखो एडिनिन की जगह ग्वानिन आ गया, कौन सा म्यूटेशन? ट्रांजिशन। थायमिन की जगह साइटोसिन, ट्रांजिशन। एडिनिन की जगह साइटोसिन, ट्रांसवर्जन। थायमिन की जगह ग्वानिन, पिरिमिडिन कन्वर्ट ना प्यूरिन, दैट इज ट्रांसवर्जन। तो सेम सेम हो तो ट्रांजिशन, डिफरेंट हो तो ट्रांसवर्जन। अब देखो ये एक नॉर्मल जीन है ना, यहाँ पे हाईलाइट किया है, 80 इसका सीक्वेंस है, नेचुरल वाला नॉर्मल जीन कंडीशन, इसमें म्यूटेशन हुआ और 80 की जगह आ गया जीसी। मुझे बताओ कौन सा म्यूटेशन है? 80 आना था, जीसी हो गया, कौन सा म्यूटेशन हुआ है? तो मुझे ये चीज बताओ कि हम किसको स्टैंडर्ड माने, क्योंकि देखो म्यूटेशन तो दो में से एक में ही हुआ होगा और उसने दूसरे ने बेस पेयरिंग की है सिर्फ, तो टेम्पलेट किसको माने? ऊपर वाले को ही माने हमेशा। ऐसे लगा के देखो, एडेनिन की जगह क्या आया और थायमिन की जगह क्या आया, दोनों कंडीशन सेम है। ये क्या है? प्यूरिन और ये प्यूरिन, ये क्या है? पिरिमिडिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन की जगह प्यूरिन, नीचे से देखो चाहे ऊपर का टेम्पलेट देखो, किसी को भी स्टैंडर्ड मान लो तो भी कंडीशन सेम ही बनेगी। तो क्या हुआ? ओके, दूसरा देखो,
दूसरा सीजी था, जीसी हो गया, ये सीजी होना था, जीसी हो गया, तो साइटोसिन की जगह क्या आ गया, ग्वानिन आ गया, या ऊपर से देख लो ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ गया, चेक करो मैम। किसी को भी देख लो, मैं ये बोल रही हूँ, चलो जी को देखो, जी की जगह क्या आ गया, तो मतलब प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ गया, पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ गया, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में ट्रांसवर्जन ही होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ रहा है ये क्वेश्चन, इसको आपको सिक्वेंस देके भी पूछा जाएगा, या और कोई भी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आपने नहीं देखा हो तो। अब प्रोटीन लेवल पे बात कर लू मैं, कि प्रोटीन सिक्वेंसेस बन रही है, तो कोई भी एक सीक्वेंस है उसका पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस बनेगा नेचुरली। अगर एक पोजीशन पर भी कहीं चेंज आया तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज होगा, है ना। तो इसमें भी कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा अमीनो एसिड आ सकता है, इसमें इंसर्शन भी हो सकता है, इसमें डिलीशन भी हो सकता है, और भी तरीके की म्यूटेशन हो सकते हैं, होगा सिर्फ सिंगल पोजीशन पर ही, ठीक है। तो अच्छा, इसका बेस क्या है, मतलब ये बेसिक म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, तो डीएनए पे ही हो रहा है, ये प्रोटीन में जाके म्यूटेशन नहीं हो रहा है, ये डीएनए में जो चेंजेस हुए हैं वो दिख रहा है प्रोटीन लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन होता है तो वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहली कंडीशन है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस मतलब समथिंग इज मिसिंग, या मैं बोलूं कि कुछ मिस हो गया, जो आना था वो नहीं आया, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिफरेंट अमीनो एसिड को लेकर आ जाता है। जैसे समझो ग्लूटामिक एसिड आना था तो क्या आ गया, तो ये क्या हो गया, मिस हो गया, मिस सेंस हो गया, मतलब गलती हुई है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड आना था, वेलिन आ गया, गड़बड़ हो गई, ठीक है। नॉन सेंस म्यूटेशन मतलब नॉर्मल कोडॉन समझो वेलिन होना था, उसकी जगह आ गया स्टॉप कोडॉन, तो नॉन सेंस इज रिप्रेजेंट स्टॉप कोडॉन्स, ओके। तो स्टॉप कोडॉन्स अगर आ जाए, स्टॉप कोडॉन किसी अमीनो एसिड की जगह आ जाए, तो पॉलीपेप्टाइड आपका कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ओके। न्यूट्रल म्यूटेशन मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी की कोई अमीनो एसिड आ जाए, मतलब पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की जगह पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ही आ जाए, मतलब अगर लाइसिन की जगह कोई आया है तो समझो आर्जिनिन आ जाए, है ना, तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की वजह से क्या होता है, प्रोटीन लेवल पे कोई चेंज नहीं होंगे, फोल्डिंग जो होगी वो पॉजिटिव जो कर रहा था वही आर्जिनिन भी कर लेगा, ठीक है। तो नॉट शोइंग मेजर चेंजेस, चेंजेस तो होंगे पर बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा। साइलेंट म्यूटेशन मतलब लाइसिन ही है, लाइसिन की जगह म्यूटेशन हुआ पर लाइसिन ही आ गया, तो सेम अमीनो एसिड जब आ जाए तो साइलेंट। एक होता है फ्रेमशिप म्यूटेशन, सारे म्यूटेशन में से सबसे ड्रास्टिक चेंज करता है फ्रेमशिप म्यूटेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए या कोई न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो जाए तो उसके बाद का फ्रेम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। इसलिए ये जो म्यूटेशन है ये ड्रास्टिक चेंज करता है ट्रांसलेशन के बाद, ठीक है। तो इसमें से भी आपका इनकरेक्ट अमीनो एसिड आना, स्टॉप कोडॉन आना, और गलत न्यूक्लियोटाइड या सेम फीचर का न्यूक्लियोटाइड आना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना कि फ्रेमशिप म्यूटेशन है, ओके। चलो, तो यहाँ पे देखो और बताओ। ये तो ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन, ओके, यहाँ से ये अमीनो एसिड है, ये कोडॉन है, और अमीनो एसिड है आपका लाइसिन, ओके। इसमें हो गया म्यूटेशन, तो एटी की जगह क्या आ गया, जीसी आ गया, तो अमीनो एसिड कौन सा आ गया, तो यहाँ पे आना था लाइसिन, यहाँ पे होना था लाइसिन ना, ग्लूटामिक एसिड आ गया, एकदम अपोजिट नेचर, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, तो पेप्टाइड को अफेक्ट करेगा। कौन सा म्यूटेशन है, मिससेंस, यहाँ पर लाइसिन की जगह स्टॉप ही कर दिया, तो पॉलीपेप्टाइड छोटा हो जाएगा, कौन सा, नॉनसेंस। चलो, न्यूट्रल म्यूटेशन, न्यूट्रल मतलब सेम
सेम केमिकल नेचर का अमीनो एसिड आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइसिन है तो इसकी जगह क्या आ गया, अर्जिनिन आ गया, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फोल्डिंग में ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ओके, अब साइलेंट म्यूटेशन मतलब लाइसिन की जगह क्या आ गया, फिर से लाइसिन ही आ गया। ओके, तो कभी भी किसी भी कोडॉन के थर्ड पोजीशन पर अगर म्यूटेशन होता है तो ज्यादातर वो साइलेंट म्यूटेशन प्रोसीड करता है, ज्यादातर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वोबल हाइपोथेसिस, कि थर्ड को वैसे भी टीआरएनए इग्नोर कर देता है, तो वो कंसीडर कर लेता है कि पहले के दो है, उस हिसाब से अमीनो एसिड ले आता है। ओके, बिकॉज ऑफ द वोबल हाइपोथेसिस साइलेंट म्यूटेशन अकर। फ्रेमशिप म्यूटेशन, हाँ, अपन तो बोले नहीं है, कोई बोला है तो उसको बोलने दो। वेरी गुड, ज्यादा मत बोलो। फ्रेमशिप म्यूटेशन में क्या होगा, एडिशन डिलीशन हो सकता है। तो देखो सीक्वेंस है लाइसिन, फिनाइलिन और थ्रियोनिन। अब इनके बीच में कोई नया अमीनो मतलब कोई नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड हो गया, तो यहाँ से पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज्यादा नुकसान दे देने वाला होता है। और अगर इस तरीके की म्यूटेशन होते हैं तो आपको रिपेयर भी प्रॉपर करना पड़ेगा, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक। ओके, फ्रेमशिप म्यूटेशन, हाँ, बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है। इसमें वो सारे फैक्टर इंक्लूड है जो इंसर्शन डिलीशन करवा सकते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम्पल जैसे कि फाइब्रोमोयूरेसिल हो गया, तो इट वर्क एज ए इंटरकलेटिंग एजेंट ना, तो वो बीच में एज अ बेस ऐड हो जाता है, तो इसकी वजह से इंसर्शन ही हुआ। तो इंसर्शन जो भी कर डालेगा, इंसर्शन जो भी करेगा, वो उसकी वजह से फ्रेमशिप म्यूटेशन प्रोवोक होता है। हाँ, पढ़ लेना अच्छे से। इथिडियम इज ऑल्सो इंटरकैलेटिंग एजेंट। चलो, नॉनसेंस तो ठीक है। एक और म्यूटेशन पढ़ो, सप्रेसर म्यूटेशन, है ना, कि जैसे समझो कहीं पर म्यूटेशन हुआ है ना, अब इस म्यूटेशन की वजह से ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, तो इस म्यूटेशन को कंपनसेट करने के लिए अगर मैं किसी और जगह पर म्यूटेशन कर दूं और वो कंपनसेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सप्रेसर म्यूटेशन, ठीक है। ऐसा कब हो सकता है और कहां कहां ये एप्लीकेबल है? जैसे कहीं ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, तो यहां समझो डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गया, इसकी वजह से इससे बाइंड करना था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। अब ये म्यूटेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं कर पाएगा, अगर म्यूटेशन और प्रोसीड हुआ तो बॉडी क्या करती है, या तो इसी को रिपेयर करो, और अगर रिपेयर नहीं हो सकता तो फिर क्या करो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी थोड़ा एक्यूमुलेट कर दो, कि उसको मॉडिफाई कर दो कि ये बाइंड कर जाए कम से कम। अगर ये बाइंड कर गया तो प्रोसेस चल जाएगी। तो इसके म्यूटेशन को कंपनसेट करने के लिए आपने दूसरे म्यूटेशन करवा दिया, या उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगह करवा दिया। ये बॉडी, ये सब नेचुरल सिस्टम है, ये है नेचुरल सिस्टम, पर हम इसको आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये वैसा ही है ये वैसा ही है कि एक झूठ बोला तो 10 झूठ सीरीज में बोलने पड़ेंगे तो जाके काम संभलेगा, है ना। चलो, तो सप्रेसर म्यूटेशन जो होते हैं वो होंगे अलग अलग पोजीशन पर ही। अगर समझो कि यहाँ म्यूटेशन हुआ है और मैं इसी को वापस से म्यूटेट कर दूं और नॉर्मल कर दूं, तो ये कौन सा म्यूटेशन हुआ? जैसे अगर यहाँ म्यूटेशन हुआ है ना, उसको मैंने रिवर्स कर दिया कि वापस नॉर्मल कर दिया, तो कौन सा टाइप का म्यूटेशन हुआ? एक होता है फॉरवर्ड म्यूटेशन, एक होता है रिवर्स म्यूटेशन। मैंने ही आंसर बोल दिया है। चलो, तो एक जगह म्यूटेशन हुआ है, जहां हुआ है वही अगर आपने करेक्ट कर लिया तो वो तो रिवर्स म्यूटेशन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ म्यूटेशन हुआ और इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने कहीं और म्यूटेशन कर दिया, तो वो होता है सप्रेसर टाइप ऑफ म्यूटेशन, सप्रेस करने के लिए किया गया म्यूटेशन, ठीक है। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक होता है इंट्राजेनिक, एक होता है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब सेम जीन है ना, इसमें यहाँ म्यूटेशन हुआ तो मैं दूसरी जगह म्यूटेशन कर दूं इसको कंपनसेट करने के लिए, तो ये होता है इंट्राजेनिक। इस म्यूटेशन को कंपनसेट करने के लिए मैंने दूसरी जगह म्यूटेशन करवाया दूसरे जीन पर, तो वो होता है इंटरजेनिक सप्रेसर।
जैसे मैंने बोला कि डीएनए में म्यूटेशन हुआ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में भी म्यूटेशन करवाया, तो ये कौन सा म्यूटेशन हुआ? इंटरजेनिक, अलग अलग जगह पर हुआ। कहाँ पे? हाँ, मतलब कि देखो, अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई डिलीशन किया, मैंने किया AUG GGG ऐसा कोई सीक्वेंस है ना, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया और ये हो गया डिलीट। ओके, अब मैं क्या करूं इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि अगर ये डिलीट हो गया ना तो ये आगे तक जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करेगा। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं कोई जी ऐड कर दूं तो इट विल बी कंपनसेट। तो ये हो गया इंट्राजेनिक, मतलब सेम जगह पर नहीं हुआ। अगर मैं यही डिलीशन पे ही कुछ इंसर्ट करूं तो ये कौन सा म्यूटेशन हुआ? जैसे ये डिलीट हुआ, इसको मैं नॉर्मल कर दूं, जी हटा, मैं फिर से जी लगा दिया, रिवर्स टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, या फिर ये रिपेयर का पार्ट भी हो सकता है। अगर म्यूटेशन हुआ तो वो म्यूटेशन, अगर आपने इसको रिपेयर किया तो रिपेयर सिस्टम भी तो ये करता है ना, सही न्यूक्लियोटाइड लेकर आता है ना, तो रिपेयर का भी पार्ट हो सकता है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए सेम जीन पर हो तो इंट्रा, अलग अलग जीन पर हो तो इंटरजेनिक होगा। इंटरजेनिक का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर एमआरएनए में कहीं म्यूटेशन होता है ना, तो इसको कंपनसेट करने के लिए एमआरएनए को करेक्ट नहीं करते, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, हमको तो फटाफट प्रोटीन बनाना होता है। तो क्या करते हैं, नहीं, टीआरएनए को भी कर देते हैं जबरदस्ती, मार ही डालो तुम सबको। ठीक है, तो एमआरएनए के म्यूटेशन को कंपनसेट करने के लिए मैंने किया म्यूटेशन टीआरएनए पे, जिसकी वजह से वो उसको ठीक से समझ पाए और प्रोसेस कर पाए आगे। तो ये कैसा म्यूटेशन हुआ? सप्रेसर टाइप ऑफ म्यूटेशन। सप्रेसर में भी कैटेगरी वाइज इंटरजेनिक टाइप ऑफ म्यूटेशन हुआ। ओके, चलो ये डायग्राम दिया है, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। चलो, तो अभी हमने पढ़ा पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। कहाँ पे? बेस लेवल पे। प्रोटीन लेवल पे भी चेंज होते हैं, वो भी हमने देख लिया। क्या होता है मिससेंस? गलत अमीनो एसिड आ गया। साइलेंट, सेम नेचर, सेम ही अमीनो एसिड आ जाए और सेम नेचर का है तो न्यूट्रल, और स्टॉप कोडन आ जाए तो नॉनसेंस। ओके, चलो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए, क्या क्या हो सकता है? क्रोमोसोम डिलीट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, इन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसलोकेट हो सकता है, नॉन डिस्ट्रक्शन। इस सारे टॉपिक को अपन देख रहे हैं डिटेल में। ये क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर पता है ना सबको? क्या क्रोमोसोम हमेशा ऐसा होता है, ये जैसा दिख रहा है? हाँ, नहीं, कैसा होता है? चलो, एक आर्म लॉन्ग होती है, एक आर्म शॉर्ट होती है। शॉर्ट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट को बोलते हैं पक्का? चलो, और लॉन्ग आर्म को बोलते हैं पी आर्म। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? सेंट्रोमियर। और इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं? ठीक है, तो अभी इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं? तो ये कब बनता है? जबरदस्ती। क्या होता है रिमॉडलिंग? नए नए शब्द लाओ तुम, क्या होता है रिमॉडलिंग? कब बनता है ये सिचुएशन कब होती है? सेल साइकिल खत्म होने के बाद। अच्छा, तो एनाफेज में तो अलग हो चुके होते हैं, तो मेटाफेज में तो इक्वेटर पे आते हैं, तो मतलब बने तो पहले होंगे ना? कब? जबरदस्ती। मैडम, इन्होंने सेल साइकिल नहीं पढ़ा, देख लेना इनको। नहीं है, चलो। हाँ, हाँ,
तो ये जब रेप्लिकेट होते हैं ना, जो आपके क्रोमोसोम इतने अच्छे से, तो वो डीएनए पूरा खुलता है ना जब, तो हर किसी का डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन होने के बाद आपके प्रोफेज में तो ये कंडेंस्ड होना स्टार्ट होते हैं, तो ये दिखना जरूर वहां स्टार्ट होते हैं, पर ये बन चुका होता है कब, रेप्लिकेट तो हो चुका होता है ना डीएनए। हाँ 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 हाँ, तुम तो बढ़िया बोल रहे थे। दिखता है ये मेटाफेज में, क्लियरली दिखता है ये मेटाफेज में। ओके, तो ये सिचुएशन क्या है, तो ये क्रोमेटिड एक दूसरे के क्या है, कॉपी है। ओके, क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है? ये होमोलोगस है, तो फिर ये दो क्या है, ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ये हेट्रो हो गए, ये नॉन होमोलोगस हो गए। मैं बोलूँ कि ये दो क्रोमोसोम ऐसे हैं, दोनों सेम है। ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर, यूकैरियोट्स मतलब ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं। ओके, चलो, ये दोनों क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 की कितनी कॉपी, इसलिए क्रोमोसोम को क्या लिखते हैं, ओके। ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 2। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस है। अगर इसकी कॉपी होगी तो ये ऐसा बनाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो ये तो थे आपस में क्रोमेटिड्स, तो इसकी कॉपी बना के आपस में क्या बनाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, हाँ हाँ, ये दोनों होमोलोगस है। एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है ना अपने अंदर, तो अगर आप डीएनए का रेप्लिकेशन करोगे तो इनकी इनकी कॉपी बनेगी, तभी तो वो सेपरेट होगी, ये इधर सेपरेट हो जाएगा, इधर सेपरेट हो जाएगा, ताकि नया जो क्रोमोसोम बने उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाए। हाँ हाँ, देखो 23 पेयर्स बोलते हो आप, है ना, तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 44, और एक दो आपके वो हो गए सेक्स क्रोमोसोम, वैसे ऑटोसोम ऑटोसोम से, तो ये हो गए 46। ओके, टोटल कितने हो गए, 46। तो 23 पेयर बोला मतलब एक की दो दो कॉपी, तभी तो अपना क्रोमोसोम 2n होता है। अगर एक की एक कॉपी होती तो आपका क्रोमोसोम n होता। हाँ, तो ये जो पेयर पेयर बोलते हैं ना, मतलब वो होमोलोगस है ना। तो जब 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 ये रेप्लिकेट करते हैं ना, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं डाइवेलेंट, मतलब ये टेट्राड डाइवेलेंट दो हो जाते हैं। तो ये टेट्राड वाली कंडीशन कब होती है, जब सेल साइकिल रेप्लिकेट हो, मतलब सॉरी, ये एक ही क्रोमोसोम है पूरा, ये दोनों क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम नंबर 1 है, मतलब वन पेयर बोल सकती हूँ मैं इसको। अभी मेल फीमेल कहाँ से आ गए, अभी मेल फीमेल तो बाद में। चलो, अगर मैं रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात कर रही हूँ, तो एक में है 23 और एक में है 23, तो एक के पास ये है, एक के पास ये है, दोनों के पास होमोलोगस नहीं होते, दोनों सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। हाँ हाँ हाँ, तभी तो इनके डुप्लीकेट डुप्लीकेट आते हैं। सब में होमोलोगस है, वाह, वेरी गुड। चलो, तो सिस्टर क्रोमेटिड समझ गए आप, यहां तक समझ गए ना। तो मुझे बताओ कि जब माइटोसिस होता है, हाँ क्या हुआ, गेमेट्स के पास एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तभी तो वो हैप्लॉइड है। दोनों होते तो वो 2n लिखा जाता। चलो चलो चलो, सुनो मेरी बात। अगर माइटोसिस परफॉर्म होता है तो क्या जाता है दूसरे क्रोमोसोम में। अगर मैं बोलूं कि एक 2n सेल से कितनी 2n सेल बनेगी,
तो इसमें मेटाफेज में क्या सेग्रीगेट होते हैं? ऑप्शंस, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस रहेंगे तो इसमें सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। जबकि मियोसिस जब परफॉर्म होता है तो फर्स्ट फेज में, मियोसिस 2 फेज में चलता है ना, फर्स्ट फेज में होता है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन और सेकेंड फेज में होता है सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन। पहले में नॉन सिस्टर होते हैं, नॉन सिस्टर नहीं होते हैं, पहले में होमोलोगस ही सेपरेट हो जाता है। ये 2 क्रोमोसोम है ना, हाँ हाँ, पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाता है, मतलब विद टेट्राड जाता है। तो नॉन सिस्टर ना बोल के इसको होमोलोगस बोलना ज्यादा सही होगा, क्योंकि अभी रिलेशन आप ऐसे नहीं बता रहे हो, आप रिलेशन यहाँ बताओगे सिस्टर क्रोमेटिड्स का। मतलब वो स्टेटमेंट सही है तुम्हारा, पर बेसिक फोकस आप होमोलोगस है ना आपका, ऐसा बोल रही हूँ मैं। सेपरेशन होता है तभी से वहां हैप्लॉइड हो जाते हैं, फर्स्ट फेज में थोड़ी ना डिप्लॉय रहते हैं, सेपरेशन के बाद हैप्लॉइड ही हो जाते हैं ना। मेरी बात समझ में आ गई? माइटोसिस जब होता है ना तब ये सेपरेट होते हैं, और जब मियोसिस होता है ना तो ये और ये सेपरेट होते हैं, ऐसा। क्या? अरे नहीं अच्छा, ये दोनों है ना, ये दोनों, ये दोनों सेपरेट होते हैं माइटोसिस में, और ये सेपरेट होते हैं मियोसिस फर्स्ट में, ओके। बाद में इनके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं इन द केस ऑफ मियोसिस 2। यहां तक क्लियर हो तुम सब लोग? चलो, तो सबसे पहले डिलीशन। अभी ये सिंगल क्रोमोसोम है ना कि टेट्राड है? क्या है ये क्रोमोसोम क्या है? डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, मोनोवेलेंट, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। इसमें कहीं पर कोई ब्रेकेज हुआ तो क्रोमोसोम छोटा हो गया, तो दिक्कत, कितनी दिक्कत है ना। चलो, इसको बोलते हैं डिलीशन। एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, छोटा छोटा सा दिखता नहीं है ना इसमें। रुको, मैं डंडा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, देखो इसके सेम सेगमेंट डुप्लीकेट हो गए तो क्रोमोसोम का साइज बढ़ गया और डुप्लीकेशन हो गया। इट्स अ गुड और बैड? नेचुरली इट्स बैड। नहीं, नेचुरल सिस्टम में ये बैड ही है ना। आर्टिफिशियल सिस्टम में अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो एक्स्ट्रा, तो इंसुलिन के जीन को कर दो डुप्लीकेट, तो बन जाएगा बहुत सारा इंसुलिन ही इंसुलिन, बिकॉज ऑफ द सर्टन चेंजेस, ड्यू टू द एनी म्यूटाजेंस, ओके। चलो, ये क्यों हो रहे हैं, होते क्यों है ये म्यूटेशन? अरे बहुत सारे म्यूटाजेनिक एजेंट है अपने पास, फिजिकल केमिकल, कहीं ना कहीं तो इंटरेक्ट हो ही जाओगे तुम, इतना लैब में काम कर रहे हो, है ना। और नहीं भी कर रहे हो तो भी दिन रात आप केमिकल से तो इंटरेक्ट हो ही रहे हो। रेडियम ही रेडियम। देखो, थर्ड, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, सेगमेंट सबसे पहले ब्रेक होगा, फिर उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट में भी 180 डिग्री घूमेगा, ठीक है। और सेगमेंट अगर 180 डिग्री रोटेट करता है और फिर से री इंसर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन, एक सेगमेंट एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में किसी डीएनए का एक्सचेंज हो गया, तो वो हो गया आपका ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अरे चलो, ऐसे ही रहते हैं, है ना। चलो, मुझे ये बताओ, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन सेम ही तो लग रहा है। देखो, इन्वर्जन जो होता है वो सेम क्रोमोसोम पर होता है, और ट्रांसलोकेशन जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो सकता है, ओके। चलो, एक अच्छी चीज है नॉन डिसजंक्शन। हम्म, नॉन डिसजंक्शन मतलब जब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है तो ये दोनों कैसे क्रोमोसोम है?
अलग है, नॉन होमोलोगस है ना, तो ये सेपरेट हो गए, ये सेपरेट हो गए, तो मियोसिस के केस में, मियोसिस हो रहा है तब, तो ये दोनों पहले ऐसे सेपरेट होते हैं, कंप्लीट क्रोमोसोम जाता है, फिर उसके बाद उसके सिंगल सिंगल थ्रेड चले जाते हैं। अगर ये जब सेपरेट हो रहे थे तब इनके क्रोमोसोम में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तो एक में क्रोमोसोम ही नहीं गया, एक में दोनों चले गए, तो इस तरीके के एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब इस नॉन डिसजंक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? इससे क्रिएट होती है प्लॉइडी। इससे दो चीजें हो सकती है, किसी सेल में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ सकता है और किसी सेल में क्रोमोसोम का नंबर माइनस हो सकता है। अगर मैं एक नॉर्मल 2n सेल की बात कर रही हूँ, तो उस सेल में मैक्सिमम कितने एडिशन हो सकते हैं और कितने डिलीशन हो सकते हैं? तो बहुत सारे एडिशन हो सकते हैं, बहुत सारे डिलीशन हो सकते हैं। पर अगर मैं डिलीशन की बात करूं, तो मैक्सिमम आप एक क्रोमोसोम माइनस कर सकते हो या दो क्रोमोसोम माइनस कर सकते हो, ठीक है। पर एडिशन में बहुत सारे एडिशन हो सकते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम ऐड कर सकते हो या दो क्रोमोसोम ऐड कर सकते हो किसी एक सेल के अंदर, ओके। तो इस तरीके से प्लॉइडी को हम पढ़ते हैं दो क्लासेस में, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। यूप्लॉइडी में क्या होता है कि एक सेल में सारी सेल्स में साथ साथ में सेट बढ़ेंगे, मतलब कि अगर सारी सेल में एक एक क्रोमोसोम है, तो सारी सेल में तीन तीन क्रोमोसोम हो गए, तो इसको बोलते हैं प्लॉइडी। तो अगर एक सेल में एक क्रोमोसोम है तो इसको लिखते हैं हैप्लॉइड। अगर दो हो जाए तो डिप्लॉइड, अगर बहुत सारे हो जाए, तीन हो जाए तो ट्राइप्लॉइड, चार हो जाए तो टेट्राप्लॉइड, पांच हो जाए तो पेंटाप्लॉइड, छह हो जाए तो हेक्साप्लॉइड लाइकवाइज, और बहुत सारे हो जाए तो बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब ये पॉलीप्लॉइडी क्यों होती है और कैसे हो सकती है? तो ये पॉलीप्लॉइडी नेचुरल भी मिलती है और ब्रीडिंग की वजह से भी हो सकती है। तो अगर किसी स्पीशीज ने अपने खुद के जीनोम में ही नंबर ऑफ डुप्लीकेशंस कर ले, तो वो हो जाएगा ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और ये स्पीशीज ने किसी से ब्रीडिंग कर लिया और ब्रीडिंग की वजह से इसके भी क्रोमोसोम्स ले लिए, अलग स्पीशीज से अगर क्रोमोसोम एडिशन किया है, तो उसको बोलते हैं एलोप्लॉइडी, ओके। हाँ, हाँ एंडोस्पर्म, हाँ प्लॉइडी होता है। न्यूक्लियो, हाँ सिंसियल स्टेज पाई जाती है, हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, एंडोस्पर्म आपका पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस डिवीजन तो हो गया ना। ये तो न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे क्रोमोसोम भर के रखा है, वहां तो डिवीजन हो रहा है ना प्रॉपर, न्यूक्लियस तो अलग है। मैं बोल रही हूँ कि चलो न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा है, सेल सेपरेट नहीं हो रही है, तो साइटोप्लाज्म में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस है। अभी मैं बोल रही हूँ कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर चार क्रोमोसोम है, तो ये कंडीशन अलग हुई ना, तो इसको बोल रहे हैं अपन प्लॉइडी, ओके। चलो, तो अगर सेम स्पीशीज की वजह से प्लॉइडी हो तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी, और दूसरी स्पीशीज का इंटरफेरेंस अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं एलोप्लॉइडी। तो वीट एक ऐसी स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज, जो नेचुरली पॉलीप्लॉइडी रखती है। वीट, मक्का, इनमें सब क्या नेचुरल पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। मतलब इनके जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, किसी किसी ट्रेटिगम में होता है ऐसा कि 4n 5n 6n तक की कंडीशंस मिल सकती है। वीट में ज्यादातर वीट में ऐसा होता है, और कुछ और प्लांट स्पीशीज में भी हो सकता है, ठीक है। मेज में भी होता है, और आर्टिफिशियली भी ये यूज किया जा रहा है। ये तो अपन देखो, अपन तो करवा ही सकते हैं, करवा तो अपन बहुत कुछ सकते हैं है ना। जो नेचुरली, मैं उसकी बात करें कि वीट में नेचुरल पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। चलो आगे, एन्यूप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम कम हो गया या बढ़ जाए, दोनों कंडीशन है। लेकिन इसमें कंडीशन ऐसी है कि आपकी जितनी सेल्स है ना, या सारे सेल्स में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर इंक्रीज हो, तो उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। अगर कोई एक नंबर के क्रोमोसोम में इंक्रीज हो जाए, जैसे मैं बोलूं कि अपने पास कितने क्रोमोसोम है 44, इसमें से 21 नंबर के क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो ये तो स्पेसिफाई हो गया ना, सारे क्रोमोसोम नहीं बढ़े, सिर्फ एक बढ़ा। यहाँ पे मैं बोल रही 44 क्रोमोसोम है ना, तो इसका सिंगल कितना हुआ, हैप्लॉइड कितना हुआ, किसी में 22 क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन है ना, तो उसके पास डबलेट होगा,
44 होंगे, ट्रिपलेट होगा मतलब 22 इंटू 3, 4 टाइम मतलब 22 इंटू 4, मतलब सारे सेट बढ़ेंगे एक साथ, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 सब डबल डबल हो जाएंगे, सब ट्रिपल डबल हो जाएंगे, या फिर 4 टाइम रेप्लिकेट करेंगे। यहाँ पे एक पोजीशन पे चेंज होता है, एक ही क्रोमोसोम या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। इसके एग्जाम्पल है मोनोसोमी या नलिसोमी, मतलब अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो मोनोसोमी, दोनों ही क्रोमोसोम कम हो जाए तो खाली ही हो गया नलिसोमी। ठीक है, मुझे बताओ 2n में से n में से 2n माइनस हो सकता है, n में से 2 जा सकता है क्या? हाँ, तो कुल मिला के नलिसोमी मतलब जीरो वाली कंडीशन है, जितने क्रोमोसोम है सारे चले जाए। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला से ऐसा ध्यान रख सकते हो, इट्स कंसीडरेबल। चलो, हाइपरप्लॉइडी मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, ये दो क्रोमोसोम बढ़ जाए, ट्राइप्लॉइडी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी इसके एग्जाम्पल है। चलो, सिंड्रोम्स। हाँ, ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस है कि ऐसा देखा गया है ना, कि ऐसा ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस, बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस, ऐसा स्टडी के हिसाब से। तो सिंड्रोम कितने होते हैं? तो सिंड्रोम मतलब कुछ चेंज आया, और जब आप क्रोमोसोम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो ये सब चेंज कहाँ आ रहा है? क्रोमोसोमल लेवल पे आ रहा है ना। तो अगर ऑटोसोम में चेंज आए तो उसके ये 3 डिसीजेस है, और सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आए तो इसकी ये बढ़िया डिसीजेस है। ठीक है। डाउन सो डाउन में क्या होता है? ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है, मतलब 21 नंबर के क्रोमोसोम पे एक और क्रोमोसोम बढ़ गया, तो ये कौन से 21 नंबर का क्रोमोसोम तो आपका ऑटोसोम की कैटेगरी में आता है। तो डाउन सिंड्रोम कैसा अफेक्शन करता है? ऑटोसोम्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। पटाऊ कितने नंबर पे? 30 नंबर पे चेंज करता है, और एडवर्ड 80 नंबर के क्रोमोसोम में इंक्रीमेंट करता है, मतलब इन तीनों में क्या होती है? ट्राइसोमी होती है। ठीक है। ये डिफॉल्टर हो गए, इनमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती है। ज्यादातर ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इनका मेंटल लेवल भी डिफेक्टिव होता है। ज्यादातर ये मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो क्लीन फिल्टर भी ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, टर्नर मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, सुपर फीमेल्स और सुपर मेल क्या हुए? ट्राइसोमी की मोनोसोमी सब बढ़ेंगे, है ना। सुपर फीमेल्स मतलब एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए, और सुपर मेल मतलब वाई क्रोमोसोम्स बढ़ जाए, तो उसको सुपर फीमेल बोलते हैं, सुपर मेल सॉरी, है ना। तो ये सब एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, जिससे एडिशनल फीचर्स हो सकते हैं। चलो, क्वेश्चंस। क्राइड्यूचेट इज डिफरेंट। क्राइड्यूचेट भी देख लो भैया, ये आया है कहीं, क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म में डिलीशन की वजह से होता है क्राइड्यूचेट। ओके, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिलीशन म्यूटेशन इन क्रोमोसोमल लेवल। 5 नंबर का क्रोमोसोम है तो ऑटोसोमल ही हुआ बस। हाँ। वाई क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता तो सुपर मेल हो जाते हैं, वाई वाई दो वाई हो जाते हैं। नॉर्मल एक्स वाई कंडीशंस होती है ना, उसमें वाई बढ़ गया तो मेल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाते हैं, एक्स हो गया तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाते हैं, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 तो छोड़ दो, बहुत ही इजी है। सेकंड बताओ तुम तो, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो, पर अभी अपन सीएसआर के क्वेश्चन करेंगे। टाइम बताओ थोड़ा सा तो यार। चलो, which of the following is known as removal of one or more bases from the nucleotide chain? एक या दो न्यूक्लियोटाइड अपन ने हटा दिए तो क्या हो गया? वो विस्ली डिलीशन। चलो, ये है अपना CSIR जून 2023। पढ़ो क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट मेड रिगार्डिंग म्यूटेशन। क्या बोल रहे हैं ये?
Change of DNA sequence from AGC to ATC in non-coding state can have a major impact on the protein production. Is it okay? देखो, AGC किस में चेंज हो गया? ATC में चेंज हो गया. तो ये किस लेवल पे, मतलब ये कैसे म्यूटेशन हुआ, पहले तो मुझे ये बताओ. ट्रांजिशन की ट्रांसवर्जन. ठीक है, ट्रांसवर्जन हो गया. तो इसकी वजह से अगर कोई अमीनो एसिड ऐसा आना था तो ये अमीनो एसिड तो चेंज हो गया डेफिनेटली. पर यहाँ पे कंडीशन दी है ना, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. ऐसा. चलो चलो, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से क्या मतलब है आपका? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोला है. स्ट्रैंड मतलब कि दो स्ट्रैंड है, इसमें से एक टेम्पलेट है, एक नॉन कोडिंग है. ओके. चलो, ये स्ट्रैंड में अगर कहीं पर कोई म्यूटेशन हुआ है तो मुझे ये बताओ, ये वाली स्ट्रैंड चेंज नहीं होगी? तो खाली यही चेंज होगा? तो टेम्पलेट भी तो चेंज होगा ना अगर नॉन कोडिंग होगा तो म्यूटेशन अगर यहाँ हुआ है तो पेयरिंग भी होगी ना उसकी. तो तो इम्पैक्ट तो डालेगा ना वो. ओके. चलो चलो, बाद में बात करते हैं. अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी बातें कर रही हूँ, तुम्हारे हिसाब से. चलो, बी देख लो. सप्रेसर म्यूटेशन है, रिस्टोर करता है द ओरिजिनल फिनोटाइप ओनली व्हेन अ सेकंड म्यूटेशन अकर एट द ओरिजिनल साइट ऑफ द म्यूटेशन. ओके. सप्रेसर म्यूटेशन रिस्टोर करता है ओरिजिनल फिनोटाइप को. सही है. सप्रेसर म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो खाली कंपनसेट कर सकते हैं, रिवर्स नहीं करते. तो ओरिजिनल फिनोटाइप पे नहीं आओगे आप. ब्राउन आइज है ना, ब्राउन से ब्लू ही होगी वो. आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते सप्रेसर में, खाली प्रोसेस को सप्रेस किया जा सकता है, और वो भी सेकेंडरी लेवल पे करते हो आप. ओके. दूसरी चीज, व्हेन अ सेकेंड म्यूटेशन अकर एट अ ओरिजिनल साइट ऑफ म्यूटेशन. सेकेंड म्यूटेशन जो होगा वो ओरिजिनल साइट पे होगा, मतलब जहां पहला म्यूटेशन होगा वहीं दूसरा म्यूटेशन होगा, है ना. तो ये तो गलत ही स्टेटमेंट दे दिया. चलो, सी. सप्रेसर म्यूटेशन कहाँ हो रहा था? रिवर्स नहीं होता इसमें. सप्रेसर म्यूटेशन कंपनसेट करता है. एमआरएनए पे म्यूटेशन होता है तो अपन ने टीआरएनए को चेंज किया था ना. अपन ने एमआरएनए को तो कुछ नहीं किया, तो वो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता ना अपनी. नीचे वाला खराब था तो ऊपर वाले को भी खराब किया ताकि प्रोसेस चले, है ना. तो यहाँ इसमें से ओरिजिनल ओरिजिनल फिनोटाइप पे आ गए क्या आप? जो था उसी पे वापस आ गए क्या? नहीं आया ना, तो स्टेटमेंट गलत हो गया. म्यूटेशन रेट्स रिमेन द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. म्यूटेशन रेट अलग अलग हो सकती है. किस पे डिपेंड करेगा म्यूटेशन रेट? एनवायरमेंट पे, और भी फैक्टर पे, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पे. जिसपे जितनी ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होंगी, जिसमें जितनी ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होगी, उसमें म्यूटेशन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. चलो, ये बताओ मेरे को क्या होता है. सॉरी. Strand slippage during replication is a consequence of loop formation in one strand of DNA. स्ट्रैंड स्लिपेज का मतलब होता है कि ये दो स्ट्रैंड है ना, इसमें से स्लिप हो गया, मतलब कि अगर अगर जैसे कि कुछ गड़बड़ आया है ना, कुछ गड़बड़ आया ना, तो वहां पे लूप बन जाता है, और उतने टाइम पे पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसको रिपेयर भी कर दिया जाता है. ऐसा तो लूप फॉर्मेशन हो जाता है एक स्टेट में अगर कुछ भी स्लिप होता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो वो सेंस कर लिया जाता है और उसको रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रूफ रीडिंग और अ रिपेयर मैकेनिज्म. समझ गए? चलो, ये स्टेटमेंट सही हुआ. ये बताओ, हाइड्रोक्सीलेमीन एड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द साइटोसिन. कहाँ से पता? तो मैं और दे रही हूँ इसके बाद ऑप्शन. ये क्वेश्चन ही गलत है. अभी दे रही हूँ मैं ऑप्शन. दो.
नहीं सुनो, हाइड्रोक्सिलेमीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है साइटोसिन में, ये आप पढ़ोगे उसमें मॉडिफिकेशंस में, है ना। हाइड्रोक्सिलेमीन हाइड्रोक्सिलेमीन ऐड होता है साइटोसिन, तो बेस मॉडिफिकेशन में एक मॉडिफिकेशन ये भी होता है, ये ऐड कर लेना आपने जितना भी जो भी पढ़ा इसमें। हाँ, जो आप पढ़ते हो ना अनयूजुअल अमीनो एसिड, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें आता है ये। चलो, क्वेश्चन है ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सी इज करेक्ट आंसर, बाकी तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, sorry, it's a question number 4 and the question number 5. Addition or deletion of bases cause which kind of mutation? चलो, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट। ये ट्रांसवर्जन क्यों बोल दिया, इसका ट्रांसवर्जन बोल दिया। चलो, प्यूरिन कार्बाटिना पिरिमिडिन, ऐसे ही बोला ना अभिषेक तुमने। हाँ, बचा रही वही बोलो, ट्रांसवर्जन कैसे आ रहा है इसका, बचा रही है पार्वती ने। चलो चलो, लास्ट, ट्रांसवर्जन प्यूरिन अगर पिरिमिडिन में कन्वर्ट होता है तो इट कॉल ट्रांसवर्जन, और जब एडिशन डिलीशन होता है तो फ्रेमशिप म्यूटेशन होता है। धन्यवाद। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। वैसे तो हमको रिपेयर भी पढ़ना था, पर उसमें लगेगा टाइम। ओके, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं यही।